शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। हो ना हो भांजे, वो रणवीर ही है। मामा से जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द उस लकड़ा के घर चलना चाहिए। चलो भांजे, थारे आदमी ने बताया नहीं वो लकड़हारो कट्ठे को है, किस गांव को है, किसी को पता नहीं। अरे मामा सा तीनों गांव में से एक गांव को तो होगा, उसे ढूंढ निकालेंगे। ठीक है भांजे, मैं एक काम करता हूँ, फोन करके थारे आदमी को बोल देता हूँ। मामा साहब, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगा, किसी तीसरे को पता भी नहीं होना चाहिए। अगर रणवीर बच गया तो समझो आपका भांजा मर गया। अरे भांजे, मरे थारे दुश्मन। मामा साहब, इसके पहले कि ये बुझता हुआ दिया हमारी जिंदगी में आग लगा दे, उसे ढूंढकर हमेशा के लिए बुझा देना चाहिए। समझो। तुम्हारी वजह से रसाल हमारा शादीशुदा जीवन और हमारे होने वाले बच्चे को भी कुर्बान करने पर तुली हुई है। सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारे परिवार को बिखेरने के लिए अब भी कुछ बचा है तुम्हारे पास कहने के लिए? बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। इसका ना मुझ पर कोई असर होने वाला है और ना आज के बाद रसाल पर। ठाकुर साहब, आपकी ये चुप्पी मारे को और दुख पहुंचा रही है। आपका हमारे से नफरत करना आपकी इस चुप्पी से कई ज्यादा ठीक था हमारे वास्ते। आप हमारे को भला बुरा कहो, जितने ताने देना चाहो दे दो, पर अपनी आंखें खोलो ठाकुर साहब। आपके बिना हवेली वालों पे क्या बीत रही होगी, साल पे क्या बीत रही होगी ठाकुर साहब। आप उठो ठाकुर साहब और लौट जाओ अपनी रसाल के पास। मैं आप लोग वचन दी हूं, मैं अपने सामने भी ना आऊंगी। बस दूर से ही आपको ठीक देखकर तारे को तसल्ली हो जाएगी, वरना मैं जानू हूं ठाकुर साहब, आपके और रसाल की खुशी वास्ते दूर चले आने की हमारी कोशिश व्यर्थ हो जाएगी। मैं ना दिखाऊंगी आपको अपनी शक्ल, आप बस एक बार होश में आ जाओ। आपकी ये हालत माने से देखी ना जा रही है। जागो ठाकुर साहब, जागो। भज गोविंदम भज गोविंदम। वो मैं इन्हें लेप लगा रही थी, आप और सत्यव्रत जी भी ना थे और इनके लेप लगाने का समय हो रहा था, इसी वास्ते मैं जानता हूं तुम कल से इस इंसान की फिक्र में हो। सुबह भी तुम इसकी फिक्र में होगी, ये मुझे मालूम था। अच्छा लगा तुम्हें इसकी तीमारदारी करते हुए देखकर। रुक्मी, सच्ची भावना से की गई सेवा सदा फलदायक होती है। तुम्हारे इस इंसान को लेप लगाने से ऐसे प्रतीत होता है कि ये किसी भी पल अपनी आंखें खोल देगा। इसके होश में आते ही मैं बताऊंगा इसे कि हमारी मटकी इस लड़की को कितनी फिक्र थी तुम्हारी। ना गुरुजी, मैंने इनकी फिक्र अपनी वाहवाही वास्ते ना की है, मठ के नियमानुसार सच्ची भावना से सेवा की है। मैं तो इन्हें बताना भी ना चाहूं कि मैंने इनके वास्ते कुछ किया है।
तुम मठ के नियमों का श्रद्धा से पालन कर रही हो। लाओ मुझे दो, मैं हूं इसके पास। तुम जाके मठ का काम देखो। जी। हे कान्हा, जी मैं ठाकुर साहब वास्ते फिक्र कर रही हूँ तो इस पे हमारा केवल एक ही मकसद है कि ठाकुर साहब जल्दी से ठीक होकर रसाल के पास वापस लौट जाए, अपने परिवार के पास वापस लौट जाए। इसलिए मैंने गुरुजी से भी झूठ बोला, पर इसका ये मतलब ना है कान्हा कि मैं अठे मठ में ना रहना चाहूं। मैं अठे ही रहना चाहूंगा ना, हमेशा वास्ते। बस आप ठाकुर साहब ने जल्दी होश में लाकर अठे से सही सलामत वापस भेज दो। बस मारी इतनी मदद कर दो कि मैं रसाल ने फोन करके उसे ये बता सकूं कि ठाकुर साहब अठे मठ में ही है और उसके पास जल्दी लौट आएंगे। मैंने तो सब कुछ त्याग कर आते हुए उससे बात भी ना की, पर रसाल को ठाकुर साहब का हाल बताए बिना हमारा ये त्याग व्यर्थ हो जाएगा कान्हा। जब मैंने सब कुछ त्याग दिया था तब आपने हमारे को इस मठ की छाव में शरण दी। बस आखिरी बार हमारी बात करवा दो रसाल से। मैं अभी गांव के बाजार जाकर रसाल को फोन करूं। रुक्मिणी, कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही हूँ। पहले तुम्हारे लिए खुशखबरी है, वो सुन लो। खुशखबरी? हाँ, मैंने तुम्हारे हाथ की बनी कान्हा की सारी मूर्तियां एक व्यापारी को बेच दी है। पता है, उसने और मूर्तियां मंगाई हैं, कल ले जाकर देनी है। तुम ना जल्दी से अभी ढेर सारी मूर्तियां बना दो। चलो। अभी? पर हमारे को बाजार जाना है। पर बाजार से लौटकर बनाओगी तो मूर्तियां सूखेंगी कब? सर्दियां हैं, सूरज जल्दी ढल जाता है। कल सुबह तो मुझे मूर्तियां देनी है। रुक्मिणी, तुम्हारे भरोसे पे मैंने उन्हें वादा कर दिया है। तुम एक काम करो, मूर्तियां बनाकर चली जाओ। जब तक लौटोगी तो सूख भी जाएंगी, फिर आकर रंग भर देना। रुक्मिणी, तुम्हारी वजह से मठ को बहुत आर्थिक मदद मिल जाएगी। चलो। कैसे बुलाऊं ठाकुर साहब को? ये उनके मनपसंद कपड़े पहनने पर अचानक क्यों रोक लगा रखी है घर वालों ने? और भाई मारे को उनकी पसंद का खाना बनाने देवे। मारे को लगे है कि ठाकुर साहब ने उनसे कहो है कि ना मैं उनकी पसंद के कपड़े पहनूं और ना ही उनके वास्ते खाना बनाऊं। फिर क्या करूं मैं जिससे ठाकुर साहब को हमारी फिक्र होवे और वो फौरन लौट आवे? कैसे मनाऊं मैं अपने बींद ने? भाभी साहब, आप नीचे नाश्ता करने नहीं आई, इसलिए मैं आपका नाश्ता यहीं लाई हूं। ये तो कैसी बात कर रहे मुखमन? वो हमारे से नाराज होकर न जाने इकट्ठे चले गए और मैं अट्ठे बैठ के नाश्ता करूं? ले जा तू ये नाश्ता, भारी को ना करना है। प्लीज खा लीजिए भाभी साहब।
रसाल, चलो नाश्ता कर लो। ना कर लो नाश्ता तुम्हारे को। मैंने अपने हाथों से बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए, प्लीज। मैंने तो ना कहा था कि आप हमारे वास्ते नाश्ता बनाओ। वाह, ये क्या बात हुई? अब भाई मेरी बींदनी कल रात से मुझसे नाराज है, भूख हड़ताल पर बैठी है। अब मैं उसे खुश करने के लिए नहीं करता तो क्या करता? अरे तो क्या मैं बिना वजह नाराज हो रही हूँ? वचन दिया था आपने हमारे को, शराब को हाथ भी ना लगावेंगे। 2 दिन हुए ना है वचन दिए कि शराब के नशे में खुद घर आते, और जब मैं नाराज हूँ तो कहते हैं कि शराब पीना तो ठाकरों की शान होवे। क्या मैंने ऐसा कहा? जरूर नशे में कह दिया होगा। मुझे तो मालूम है कि लौटकर अपनी बींदनी के पास ही आना है। मैं ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ? अच्छा चलो, मैं कान पकड़कर कहता हूँ कि आज के बाद कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और जे फिर शराब पीकर घर आया तो सुबह उठते ही सीधा भंडारे जाऊंगा, अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगा और अपनी प्यारी सी बींदनी को खिलाऊंगा, खुश करने के लिए। पक्का? अरे वाह, आज तो तुम्हारे दांत में भी बहुत प्यार नजर आ रहा है। अच्छा सुनो, आज के बाद मुझसे नाराज मत होना, और ये भूख हड़ताल तो बिल्कुल मत करना, बहुत गंदी चीज है। लो अब ये खाओ। इसको मतलब कि अब जब भी मैं भूख हड़ताल करूंगी तो आप खुद हमारे को अपने हाथों से खिलाओगे? हाँ पक्का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बार बार भूख हड़ताल करती रहो। हाँ लो खा। अब मैं देखूं ठाकुर साहब कि आप कैसे ना हो हमारे को अपने हाथों से खिलाने वास्ते। वचन दियो है आपने हमारे को, जब तक आप खुद आकर हमारे को ना खिलाओगे मैं अन्न जड़ कुछ भी ना लूंगी। मामू साहब, जिस गांव में रणवीर को ढूंढ रहा था, पट्टे के लोगों का तो ये कहना है कि उन्होंने कोई घायल आदमी ना देखा। गांव भी छोटा है, अगर किसी लकड़हारे ने लाया भी होता तो पूरे गांव में खबर फैल गई होती। आप बताओ, कोई खबर मिली? अरे भाणजे, अठे घायल रणवीर तो दूर, कोई लकड़हारो तक नहीं मिलियो है। मामू साहब, ऐसे कैसे हो सके? अगर हमारे आदमी ने कहा है तो बात पक्की होगी। तुम मायूस मत हो भाणजे, अभी हमारे को एक गांव और ढूंढना है। तू भी बटे पहुंच, मैं भी बटे पहुंचू भाणजे, चिंता मत कर। कौन से गांव मामू साहब? अरे वो किसी ने बताया था, वो क्या बताया था, श्रवण धाम। अच्छा ठीक है, आप बटे पहुंच जाओ, मैं भी पहुंचता हूँ। अगर आपको कोई खबर मिली तो हमारे को फोन करके बता देना। अरे वो तो भाणजे थारे कहने से पहले ही बता दूंगा। यदि रणवीर इस धाम में ना मिलियो तो पछे किस धाम में मिलेगा? श्रवण धाम में ऐसी मूर्तियां बनाने वाला और कोई नहीं है। एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम्हारे हाथ में ऐसी कला है जिससे तुम अपने घर वालों से अलग होकर भी अपनी जीविका चला सकती थी, फिर तुमने संसार को त्यागने का फैसला क्यों किया? जे संसार खुद ही किसी ने सांसारिक जीवन से दूर कर देवे तो? मतलब तुम्हें भी सांसारिक जीवन रास नहीं आया? चलो, हम सब इस नए संसार में रहकर जिएंगे, हम सबकी सेवा करेंगे, मगर किसी से भी भावनात्मक बंधन में नहीं बंधेंगे, सिर्फ प्रभु भक्ति करेंगे। वैसे रुक्मिणी, तुम बाजार क्यों जाना चाहती थी? अगर आज जाना बहुत जरूरी ना हो तो कल चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस व्यापारी से भी मिला दूंगी। हो सकता है तुम्हारी हस्तकला से खुश होकर वो मठ को दान दे दे। जी, हमारे आपके साथ जाने से मठ ने दान मिल सके हैं तो जरूर चलूंगी आपके साथ, पर फिलहाल हमारे को एक बहुत जरूरी और आखिरी काम है, वो कराऊं? ठीक है। आप लोग मालूम है बाजार में फोन कटे होवेगा? अरे वो तो चौक पे पंसारी की दुकान है, वहाँ पे STD PCO सब है और मठ से ज्यादा दूर भी नहीं है।
तुम्हें अगर कहीं फोन करना है तो वहां से कर सकती हो। ठीक है, ये आप ये मूर्तियां सूख जाए तो बरामदे में रख दीजिएगा, मैं आके सुखा दूंगी। ठीक है। अरे इस आदमी को कहीं देखा है क्या? बटे मार्केट में कहीं नहीं देखियो। इस आदमी को कहीं देखा है क्या? बटे नहीं देखो कटे भी। गणी, आपने किसी जख्मी आदमी को तो नहीं देखा जो 2 दिन पहले यहाँ नदी में बह के आया था? जी हाँ, एक लकड़हारा किसी घायल आदमी को लाया तो था। वो इंसान यो तो नहीं था? माफ कीजिए जी, मैंने देखा नहीं था, बस सुना था कि कोई लकड़हारा एक घायल आदमी को लेकर तो आयो तो और उसे यहीं पास के एक मठ में ले गया है। तू जल्दी से पहुंच भांजे। बोलो मामा साहब, क्या खबर है? थारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली भांजे। कुछ गडरिये रणवीर को उठा के यहाँ पास में ही कोई मठ है वहां ले गए हैं। बस वहां चल के हम अपना काम पूरा कर लेंगे भांजे। तूने एक बार तो उसको मार के पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था और बच गया वो। इस बार तो उसकी लाश लेकर ही घर पहुंचेंगे भांजे। रणवीर की लाश देखकर सारे घर वालों को यकीन हो जाएगा। घर वाले रणवीर को अंतिम संस्कार करेंगे। और रसाल की तो दिमागी हालत पहले से ही सही ना है। ये बात आपने पते की मामा साहब? अरे भाणजे, मैं थारो मामो हूँ, जो भी काम करूं थारे भले के वास्ते करूं। इसे कहवे भाणजे, एक तीर से 2 शिकार, समझो। इसका मतलब बाहरा शक सही था। ठाकुर साहब ने वो फाइल पढ़ी होगी और उसके बाद उन्हें दीप सिंह के बारे में पता लग गया होगा। उनकी दीप सिंह के साथ बहस हुई और दीप ने उन्हें मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब ऐसे में हमारा हवेली फोन करके रसाल से बात करना भी उसकी जान वास्ते खतरा हो सके, क्योंकि वो अपनी मानसिक स्थिति में ना है। और फिर ताइसा भी तो हवेली में ही है। क्या पता वो भी दीप सिंह और सुमेर सिंह से मिली हुई हो ना। मारे को फोन ना करना चाहिए। मैं पहले मत जाकर ठाकुर साहब को बचाती हूँ। मारे को फौरन मत पहुंचना होगा, वरना दीप और सुमेर मारे से पहले पहुंच जाएंगे और ठाकुर साहब ने लेकर चले जाएंगे। समझो। लेट्स गो। अरे भाई जी, आप वो मठ के बारे में बताया था नहीं, वो यहाँ से कितनी दूर है? कुछ खास दूर ना है, बस 3-3.5 किलोमीटर दूर होगा। आप एक काम करो सा, यहीं बाजार में आपको मठ के साधु साध्वी दिख जाएंगे, आप उनसे पूछ लो या वो आपको बता भी देंगे, और हो सकेगा तो आपको अपने साथ भी ले जाएंगे। अरे आपको घणो घणो धन्यवाद। धन्यवाद जी। खमा गणी। अरे सुनो, मत जाओ।